हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर यूपी कंपटीशन क्लासेस के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपका सेशन रहेगा साइंस का और साइंस में भी सेशन रहेगा बायोलॉजी का। बायोलॉजी में मैंने आपको जो है उस दिन जीव विज्ञान उसके हिस्ट्री वगैरह के बारे में वर्णन करा दिया था। आज उसी से आगे का अगला टॉपिक होगा जीवधारियों का वर्गीकरण, यानी जीवों के वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति किसने दी और उनके कितने जगत वर्गीकरण में बांटा गया है। 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया, 4 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया, ये सारे टॉपिकों के बारे में आज आपको मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो है थोड़ा समझेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण किस प्रकार हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखेंगे जीवधारियों के वर्गीकरण से पहले जीव विज्ञान। तो उस दिन हमने बताया था आपको जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। अच्छा, जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों का। उस दिन हमने आपको बताया था अगर बात करें प्राणी के आधार पर, प्राणी कोशिका के आधार पर प्राणी कितने प्रकार के होते हैं, तो प्राणी 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक कोशिकीय प्राणी, दूसरा रहेगा आपका बहुकोशिकीय प्राणी। बहुकोशिकीय प्राणी, बहुकोशिकीय प्राणी भाई, जिसमें एक कोशिका पाई जाएगी वो आपका एक कोशिकीय प्राणी, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाएंगी वो आपकी बहुकोशिकीय प्राणी। जैसे जीवाणु, जीवाणु जो है वो किसमें आता है, एक कोशिकीय प्राणी में। जैसे इसमें आ जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा, बहुकोशिकीय प्राणी में। और भी सारे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे, पादप कवक वगैरह, तो ये बहुकोशिकीय प्राणियों में आएंगे। अब उससे पहले जो है जीवधारियों के वर्गीकरण का इतिहास पहले आप समझना है। अच्छा, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को क्यों कहा जाता है। सबसे पहले अरस्तु ने 340 ईसा पूर्व में जंतु इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी, इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद हम हेडिंग बनवाए आपको जीवधारियों का वर्गीकरण। अच्छा, जीवधारियों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था, तो जीवधारियों का वर्गीकरण कैरोलस लिनियस ने सन 1753 ईस्वी में अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरे में किया था, जिसमें उन्होंने लगभग 3000 से अधिक प्राणियों का वर्गीकरण किया था, इसलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने ये बताया था कोई भी जीवधारियों का जो नामकरण किया जाता है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहले होता है वंश का नाम, फिर होता है जाति का नाम। वंश होता है जेनेटिक और जाति होती है स्पीसीज। ठीक है, तो सबसे पहले यही बात करते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण किसने किया, तो आंसर होगा कैरोलस लीनियस ने। क्वेश्चन पहले यहीं से बनाइए, जीवधारियों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन दूसरा, किसके आधार पर किया जाता है, तो डैश करके वंश और जाति के आधार पर। वंश व जाति के आधार पर। वंश को बोलते हैं जेनेटिक, जाति को बोलते हैं स्पीसीज। अब ये तो बात होगी, जैसे आपको पता है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, ठीक है, जिसमें होमो वंश और सैपियंस क्या है, उसकी जाति, यानी होमो वंश, होमो और सैपियंस क्या जाति, तो 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो कुल मिला के ऐसे ही आपको पता है मेढक का बॉटनिकल नेम क्या होता है, राना टिग्रीना। तो राना होता है उसका वंश और टिग्रीना क्या होती है, उसकी जाति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहीं से अगर बात की जाए
कि कैरोलस लिनियस ने जीवों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया और क्यों किया और बाद में किसको मान्यता सबसे ज्यादा दी गई। तो आप समझ लो, आप जीवों का वर्गीकरण आधुनिक तौर पर व्हिटेकर को ज्यादा माना जाता है। देख लो, समझ लो भाई। जीवधारियों का वर्गीकरण रूपी सिद्धांत सर्वाधिक मान है डैश करके RH व्हिटेकर का। यानी जीवधारियों का वर्गीकरण का जो सही सिद्धांत है वो किसके अकॉर्डिंग है? RH व्हिटेकर। अच्छा, यही RH व्हिटेकर ने जीवधारियों को 5 जगत में बांटा था। 5 जगत में बांटा था। अगर आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर होगा व्हिटेकर। 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर होगा RH व्हिटेकर। अच्छा, उसके बाद अगर बात की जाए यहीं से 4 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत, 4 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत आंसर होगा कैरोलस लीनियस। ओ सॉरी, कैरोलस लीनियस नहीं, कॉपलैंड होंगे ये, कॉपलैंड। और यहीं पर अगर बात की जाए 2 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत, यानी द्वि जगत वर्गीकरण का सिद्धांत, द्वि जगत वर्गीकरण का सिद्धांत, तो आपके हो जाएंगे कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। ओके, देखिए जीवधारियों का वर्गीकरण रूपी सिद्धांत जो है सर्वाधिक किसका मानना है? RH व्हिटेकर। क्योंकि इन्होंने वर्गीकरण में RH व्हिटेकर ने जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था, इसलिए 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत का पिता किसे कहा जाता है? RH व्हिटेकर को। 4 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत का पिता किसे कहा जाता है? कॉपलैंड को। द्वि जगत वर्गीकरण का सिद्धांत का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। बात आती है आगे, अब 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत क्या था? वही मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। तो ध्यान रखना, 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत जंतुओं में किसके अकॉर्डिंग हुआ? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। ठीक है। अब सबसे पहले अगर बात की जाए मोनेरा की, सबसे पहले अगर बात की जाए मोनेरा की, तो मोनेरा में जो है इसमें एक कोष के जीवों को रखा गया है जिसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, अर्थात इसमें केंद्रक का भी अभाव होता है और कोशिकांग का भी अभाव होता है और कोशिका झिल्ली का भी अभाव होता है। यानी कवक के अंतर्गत जो है, सॉरी मोनेरा के अंतर्गत जो है आपके एक कोश के जीव आते हैं जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, कोशिका झिल्ली भी अनुपस्थित होती है और कोशिकांग भी आपके अनुपस्थित होते हैं। ये जो है आपके मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। अब मोनेरा जगत के अंतर्गत जो इसके एग्जाम्पल होते हैं वो क्या होते हैं? जीवाणु, नीली हरी शैवाल, जीवाणु, नीली हरी शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, उसके बाद आपका आ जाएगा माइकोप्लाज्मा। तो ध्यान रखना भाई,
पांच अगर वर्गीकरण का सिद्धांत मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप जंतु, जिसमें पहली हेडिंग आपकी मोनेरा। मोनेरा में क्या कौन से आते हैं? एक कोश के जीव जिसे हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, जिसमें आपका केंद्रक अनुपस्थित होता है, कोशिकांग भी अनुपस्थित होता है, उसके बाद कोशिका झिल्ली का भी अभाव होता है। तो अगर कुछ अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा वो आप समझ लीजिए। जीवाणु किस जगत के अंतर्गत आता है? तो आंसर मोनेरा। नीली हरी शैवाल किस जगत के अंतर्गत आती है? आंसर मोनेरा। और उसके बाद साइनोबैक्टीरिया किस जगत के अंतर्गत आता है? मोनेरा। उसके बाद माइकोप्लाज्मा किस जगत के अंतर्गत आता है? तो आपका आंसर मोनेरा। क्लियर? उसके बाद बात आती है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, अच्छा, इसमें एक कोष के यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं। इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं। इसमें एक यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं। ये कभी कभी बहुकोशिकीय भी हो जाते हैं। ये कभी कभी बहुकोशिकीय भी हो जाते हैं। आप इसके एग्जाम्पल कोई बताएगा? जैसे शैवाल, शैवाल इसमें भी आ जाएगा। युगलिना, पैरामीशियम, क्लोरेला। अच्छा भाई, क्लोरेला भी एक प्रकार का शैवाल होता है। अब इस क्लोरेला को हम इंपॉर्टेंस कैटेगरी में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि जब भी अंतरिक्ष में व्यक्ति जाते हैं शोध के लिए, रिसर्च के लिए, जब वो अंतरिक्ष में बैठते हैं तो उनको प्रोटीन्स के लिए जो है क्लोरेला शैवाल की ही आवश्यकता पड़ती है। और इस क्लोरेला शैवाल से दो लाभ होते हैं, जिससे उस अंतरिक्ष में बैठे व्यक्ति को ऑक्सीजन भी मिलता है और प्लस इससे उसको प्रोटीन्स भी मिलता है। यानी ये फंजाई होता है जिसको वो खाता है, यानी उसको प्रोटीन्स भी मिलता है, ऑक्सीजन, यानी दो काम करता है ये। ठीक है। और अमीबा भी इसके अंतर्गत आएगा, अमीबा। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा प्रोटिस्टा। बात अब करते हैं हम लोग कवक की। बात हम करते हैं कवक। अच्छा भी, कवक के बारे में, ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। जो कवक होते हैं ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं, जिसके अंतर्गत जो है ईस्ट, मशरूम आदि पाया जाता है। अगर इसका एग्जाम्पल की बात की जाए, ईस्ट वही खमीर, वही ईस्ट जिसका उपयोग ब्रेड वगैरह बनाने में किया जाता है। ईस्ट और आपका मशरूम, मशरूम की तो सब्जी भी बनाई जाती है, मशरूम। ठीक है, इनसे अधिकांश मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता रहता है। ठीक है, ये आपका इतना कंप्लीट हो गया। चलिए, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, सबसे पहले बात अगर आएगी अभी हमने एक शब्द बताया था, प्राणी दो प्रकार के होते हैं। थोड़ा वापस आ रहे हैं उसी चीज पर। प्राणी दो प्रकार के होते हैं। पहला एक कोशिकीय बताया था हमने, एक कोशिकीय। फिर हमने आपको बताया था बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। अच्छा भाई, एक कोशिकीय प्राणियों को किसके अंतर्गत में रखा गया है? एक कोशिकीय प्राणियों को एक संघ समूह में रखा गया है। एक कोशिकीय प्राणी को एक संघ समूह में रखा गया है। संघ समूह का मतलब वही फाइलम, रखा गया है। और बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघ समूह में रखा गया है। 9 संघ समूह में रखा गया है।
ठीक है, 9 संघ समूह में रखा गया है। और ये एक संघ प्रोटोजोआ समूह होगा, एक संघ प्रोटोजोआ समूह होगा। अब बात अगर आती है यहाँ से प्रोटोजोआ की, तो पहले एक कोशिकीय प्राणी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें जो शब्द आया एक संघ है, केवल एक संघ, वो कौन सा? प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कस कर लिया जाए। प्रोटोजोआ, देखिए सबसे पहले प्रोटोजोआ की बात आती है। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किसने किया था? आंसर होगा गोल्डफस ने। आपको नई नई चीजें मिल रही हैं, यानी प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किया था गोल्डफस ने। उसके बाद प्रोटोजोआ बहुत ही सूक्ष्म जीव होता है। प्रोटोजोआ जो होता है वो बहुत ही सूक्ष्म जीव होता है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय साधारण जीव होते हैं। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय साधारण जीव होते हैं। प्रोटोजोआ में कोई भी अंग व ऊतक नहीं होता है। टिश्यूज, ऊतक, जैसे हमारे शरीर में रक्त एक तरह संयोजी ऊतक होता है, लेकिन प्रोटोजोआ में कोई भी एक ऊतक और अंग नहीं होता है। ठीक है, इतनी कंप्लीट होगी बात। सॉरी, रजिस्टर भूल गए, हाँ तो इसे काम चला रहे। उसके बाद प्रोटोजोआ का बाहरी सतह पर उत्सर्जन व शोषण होता है। वह शोषण, तो प्रोटोजोआ का जो बाहरी सतह होता है वहीं पर वो उत्सर्जन करता है, वहीं पर वो शोषण करता है। ठीक है, अब बात अगर की जाए इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? एग्जाम्पल होगा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, उसके बाद ट्रिपिनोसोम गैबियंस, उसके बाद होगा एसिटोबुलेरिया। जैसे देखा होगा एसिटोबुलेरिया के बारे में, तो आपने देखा भी होगा, जैसे हम लोगों के घर वगैरह में जो पीछे खरपतवार वगैरह होता है, जहाँ कूड़ा करकट होता है और बरसात वगैरह हो जाए तो छाते टाइप के उगाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं एसिटोबुलेरिया। ये अशुद्धि होती है, कवक का ही है, प्रोटोजोआ का ही प्रकार है। अच्छा, अमीबा, अच्छा पैरामीशियम को हम लोग किस नाम से और जानते हैं? चप्पल जंतु के आकार में, चप्पल जंतु के नाम से, क्योंकि पैरामीशियम का जो आकार होता है वो चप्पल के आकार का होता है। अच्छा, यूग्लिना को किस नाम से जाना जाता है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पैरामीशियम का आकार चप्पल के समान, यूग्लिना को क्या कहा जाता है? हरा प्रोटोजोआ। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर होगा यूग्लिना को। उसके बाद बात आती है ट्रिपिनोसोम गैबियंस। तो ये वो प्रोटोजोआ होता है जो हमारे शरीर में निद्रा रोग पैदा करता है, नींद आना, निद्रा रोग। और इसका वाहक क्या होता है? शीशी मक्खी। ठीक है, अब बात आती है इसमें एसिटोबुलेरिया की। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां से ऐसा बनता है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है आपका एसिटोबुलेरिया। सबसे बड़ा जो एक कोशिकीय जीव होता है वो क्या होता है आपका? एसिटोबुलेरिया। कंप्लीट। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अब आगे की ओर। हटा दो इसको भाई।
चलिए बात करते हैं हम लोग बहुकोशिकीय के बारे में। आप जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं वो बहुकोशिकीय होती है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो सभी को बात समझ में आ रही है। अच्छा, बहुकोशिकीय में जो नॉर्मली समूह है वो कौन कौन से बांटे गए हैं? जैसे आपने सुना होगा बहुकोशिकीय के बारे में, बहुत सारे जो समूह होते हैं अभी हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपका जो है पोरीफोरा हुआ, सन पोरीफेरा हुआ, उसके बाद सिलेंट्रेटा हुआ, ट्रेटा जिसे हम लोग प्रवाल जंतु के नाम से भी जानते हैं। सिलेंट्रेटा को प्रवाल जंतु तो सुना होगा सभी ने। उसके बाद जो है इसी में होगा एनीलिडा, एनीलिडा। उसके बाद इसी में आता है आपका ऑर्थोपोडा, उसके बाद होगा आपका मोलस्का, उसके बाद होगा कॉर्डेटा, उसके बाद आपका होगा कॉर्डेटा। सबसे पहले बात हम करेंगे सन पोरीफेरा की। देखिए सन पोरीफेरा क्या होते हैं? ये आपके साधारण बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ये साधारण बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ये आपके साधारण बहुकोशिकीय जीव होते हैं और ये खारे पानी में पाए जाते हैं। ये खारे पानी में पाए जाते हैं। ये खारे पानी में पाए जाते हैं। अच्छा, नोट करके इन जीवों के शरीर की संरचना के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। सन पोरीफेरा के शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम ऑस्टिया के नाम से जानते हैं। ऑस्टिया कहते हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इनके शरीर के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम ऑस्टिया के नाम से जानते हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों का काम क्या होता है? जो आपके सन पोरीफेरा में जितने भी जंतु आते हैं ये अपना भोजन, जल का अवशोषण इन्हीं छिद्रों के माध्यम से करते हैं। ये जल कौमा भोजन आदि का अवशोषण इसी ऑस्टिया के द्वारा करते हैं। देखिए सन पोरीफेरा का जो आकार होता है वो अनियमित होता है, अर्थात आकार अनियमित होता है और ये गति नहीं करते हैं। सबसे बड़ी खूबी इसमें ये होती है कि जो सन पोरीफेरा के जो अंतर्गत जो जीव आते हैं इनमें गति नहीं होती है, अर्थात ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर पाते हैं। जहां रहते हैं वहीं बने रहते हैं। अच्छा, इस संघ के जीवों को क्या कहा जाता है जो गति नहीं करते हैं? स्पंज। इन संघ के जीवों को स्पंज के नाम से भी जानते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, भाई साहब आपने सारी चीजें तो हमें ये सब बता डाली, लेकिन इनके एग्जाम्पल क्या है? चलिए समझ लीजिए आप। इसके एग्जाम्पल है शाइकन। सवाल के तौर पर होती है ये शाइकन। शाइकन, उसके बाद हो जाएगा यूस्पंजिया, यूस्पंजिया, शाइकन, यूस्पंजिया। थोड़ा कठिन चैप्टर है लेकिन मैनेज करना, यहां से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। यूप्लेक्टेला, स्पंजिला। देखिए फिर से सुनिए, सन पोरीफेरा के जो एग्जाम्पल होते हैं शाइकन, यूस्पंजिया, यूप्लेक्टेला, स्पंजिला। सबसे पहले फिर से सुन लीजिए। देखिए सन पोरीफेरा के जो जीव होते हैं वो खारे पानी में पाए जाते हैं। इन जीवों के शरीर के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम ऑस्टिया के नाम से जानते हैं। इन ऑस्टिया यानी छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से ये जल को भोजन का अवशोषण एवं उत्सर्जन कर सकता है। इनकी जो गति होती है वो अनियमित होती है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर पाते हैं। और इन संघ के प्राणियों को क्या कहा जाता है? स्पंज। और इसके जो एग्जाम्पल
होते हैं, शाइकन होता है, यूस्पेंसिया होता है, यूप्लैक्टेला होता है और स्पंजिला होता है। अब बात आती है सीलेंट्रेटा की, प्रवाल जंतु। देखिए सीलेंट्रेटा भी समुद्री जल में पाए जाते हैं। सीलेंट्रेटा समुद्री जल में पाए जाते हैं। इनकी संरचना धागे समान होती है, धागे के समान होती है। सीलेंट्रेटा का फैक्ट बनाते जा रहे हैं, सीलेंट्रेटा का नया नाम निडेरिया भी होता है। सीलेंट्रेटा का नया नाम निडेरिया भी होता है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए, इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र कुछ भी नहीं पाया जाता है, कुछ भी नहीं पाया जाता है। क्लियर। अब अगर बात की जाए कि जो यहां पर थोड़ा एक नोट पॉइंट आ रहा है, आपने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में जरूर सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जिसका निर्माण इसी सीलेंट्रेटा के द्वारा हुआ है। क्योंकि सीलेंट्रेटा के अंतर्गत जो भी जंतु आते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन व अवशोषण करते हैं। आप कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? पर्ल्स, मोती, मूंगा भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, अब यहां से सुन लीजिए आप, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण सीलेंट्रेटा जंतुओं के द्वारा हुआ है। क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन करते हैं, अब आप ये भी कह सकते हो कि सर्वाधिक कैल्शियम कार्बोनेट कहां पाया जाता है? ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि कहां स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम भाग में। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल सुनो। सीलेंट्रेटा के जो एग्जाम्पल होते हैं वो क्या होते हैं? सीलेंट्रेटा के उदाहरण, यानी प्रवाल जंतु के उदाहरण देखिए, हाइड्रा। सबसे पहले क्या रहा? हाइड्रा। उसके बाद आएगा आपका ऑरेलिया। देखिए आपका हुआ हाइड्रा, ऑरेलिया, उसके बाद होगा आपका मूंगा। देखिए हाइड्रा किसके अंतर्गत आता है? सीलेंट्रेटा के अंतर्गत, इन प्रवाल जंतु के अंतर्गत। ऑरेलिया किसके अंतर्गत आता है? प्रवाल जंतु के अंतर्गत। मूंगा किसके अंतर्गत आता है? प्रवाल जंतु के अंतर्गत। अच्छा, हाइड्रा की खोज किसने की थी? ल्यूवेनॉक ने। हाइड्रा की खोज किसने की थी? ल्यूवेनॉक। जैसे जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक ने की थी, वही वैज्ञानिक ये हैं। हाइड्रा की खोज किसने की थी? ल्यूवेनॉक। क्या हाइड्रा में श्वसन तंत्र होता है? परिसंचरण तंत्र होता है? उत्सर्जन तंत्र होता है? नहीं होता है। क्या इसमें रक्त होता है? रक्त भी नहीं होता है। अब हाइड्रा किसमें पाया जाता है? मीठे पानी में। हाइड्रा जो होता है वो मीठे पानी में पाया जाता है। अच्छा, ऑरेलिया को किस नाम से जाना जाता है? ऑरेलिया को किस नाम से जाना जाता है? जेलीफिश। ये क्वेश्चन एसएससी 2014-15 में पूछा जा चुका है। ऑरेलिया वाला क्वेश्चन ऐसे आया था कि ऑरेलिया को निम्नलिखित नाम से जानते हैं, तो आंसर होगा जेलीफिश। अच्छा, मूंगा तो आपको पता है, अभी पर्ल, हीरा, मोती की बात हुई थी। मूंगा कैल्शियम कार्बोनेट का जो बना होता है। ठीक है, सीलेंट्रेटा भी कंप्लीट हो गया आपका। देखिए थोड़ी कठिन चीजें हैं, बशर्ते हम अपनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। आप लोग जो है क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं, सारे वीडियो को पुश कर लेना,
और जो भी चीजें समझ में आए बड़ा गहन अध्ययन से देख के उनको नोट भी करते जाए। चलिए बात करते हैं अगला, उसके बाद क्या था आपका एनीलिडा। उसके बाद बात आपकी है एनीलिडा की। अच्छा, ये प्राणी जलीय होते हैं, ये प्राणी जलीय कोमा स्थलीय आदि होते हैं। जलीय भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं, आदि होते हैं। यानी ये रह भी सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। बात अगर की जाए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सीधे पहुंच रहे हैं, केंचुआ और जोंक। पानी में भी केंचुआ रह सकता है और जोंक पानी में भी रह सकती है और बाहर भी रह सकती है, लेकिन नमक डालोगे जोंक मर जाएगी। ठीक है, अब केंचुए का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, फेरेटिमा पोस्थुमा। फेरेटिमा पोस्थुमा, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। केंचुए का जो बॉटनिकल नाम होता है फेरेटिमा पोस्थुमा। ठीक है, क्या अब यहाँ पर केंचुए को जो है किसान मित्र भी कहा जाता है। ये थोड़ा सभी को जनरली बेसिस वाली बात है, ये आपको पता भी होगा। केंचुए को किसान मित्र के नाम से भी जाना जाता है, और केंचुए की कोई भी आंख नहीं होती है, और केंचुए का बॉटनिकल नाम होता है फेरेटिमा पोस्थुमा। ओके, ठीक है भाई, एनीलिडा कंप्लीट हो गया। अब आपका बात आते हैं हम लोग ऑर्थोपोडा पर। देखिए, ये प्राणी संघ का सबसे बड़ा समूह होता है ऑर्थोपोडा। ये प्राणी का सबसे बड़ा समूह होता है जिसमें 2/3 भाग, यानी पृथ्वी पर टोटल प्राणियों का 2/3 भाग ऑर्थोपोडा का होता है। ये जल थल वायु तीनों में रह सकते हैं ऑर्थोपोडा। ये जल थल वायु तीनों में रह सकते हैं। अच्छा, इनका शरीर 3 भागों से मिलकर बना होता है ऑर्थोपोडा का। इनका शरीर 3 भागों से मिलकर बना होता है, सिर, वक्ष और उदर। देखिए, इनका शरीर 3 भागों से मिलकर बना होता है, किसका, ऑर्थोपोडा का, सिर, वक्ष और उदर। ठीक है, अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या है। अच्छा, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत जितने भी कीट होते हैं, कीट आते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए, ध्यान रखना, ऑर्थोपोडा समूह को कीट वर्ग समूह भी कहा जाता है। अच्छा, एग्जाम्पल है झींगा, मधुमक्खी, बिच्छू मकड़ी, मधुमक्खी हो ही गया, कॉकरोच आदि। अच्छा, कीटों की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसमें 3 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं। कीटों की सबसे बड़ी पहचान होती है, कि उसमें कितनी जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। लेकिन आप ये बताइए, मकड़ी क्या कीट वर्ग में रखी जाएगी? नहीं, मकड़ी को जो है कीट वर्ग में इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि मकड़ी के 8 पैर होते हैं। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8। ठीक है,
आप एक चीज और यहां से आप समझ लीजिए, मोलस्का। अगला क्या है? मोलस्का। मोलस्के के सीधे सीधे एग्जांपल बता दें, ये भी जो है, अच्छा मोलस्का का मतलब क्या है? मोलस्का, मो का मतलब मुलायम, ये बहुत ही मुलायम होते हैं, ये बहुत ही मुलायम होते हैं। इस संघ के जीव समुद्र में पाए जाते हैं, इस संघ के जीव समुद्र में पाए जाते हैं। अच्छा एग्जांपल बता दें क्या होगा? ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। अच्छा भाई, ऑक्टोपस को किस नाम से और जाना जाता है? डेविल फिश। ऑक्टोपस को किस नाम से हो जाना जाता है? डेविल फिश। ऑक्टोपस हो गया, उसके बाद सीपिया हो गया, सीपिया ये भी समुद्री जीव होता है, और शिप हो गया, देखिए डेविल फिश यानी ऑक्टोपस हो गया, सीपिया हो गया, शिप हो गया, उसके बाद हिलियोटिस हो गया, हिलियोटिस हो गया, हिलियोटिस हो गया। उसके बाद आपका जो है, अच्छा इसमें कटल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? सीपिया। कटल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? सीपिया को, सीपिया को। ठीक है, लास्ट आता है आपका कॉर्डेटा समूह, खत्म ही कर देना आज। कॉर्डेटा समूह, देखिए यह भी संघ का काफी बड़ा संघ आता है। अब इसमें कौन कौन आते हैं? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, कछुआ, चीता, हिरण, शेर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आपके कॉर्डेटा के अंतर्गत। तो कॉर्डेटा समूह के अंतर्गत क्या आते हैं? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, शेर, मनुष्य, चीता, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? कॉर्डेटा के अंतर्गत। चलिए फिर से देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले हमने टॉपिक आपका खत्म किया जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में सबसे पहला टॉपिक हुआ जीवों के वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति। उनको कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, वंश और जाति के आधार पर। उसके बाद हमने आपको बताया प्राणी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिका मतलब जिसमें एक कोशिका होती है, बहुकोशिकीय मतलब जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है। अब एक कोशिकीय समूह को एक संघ में रखा गया। एक संघ कौन सा होता है? प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ के बारे में हमने आपको डिटेल्स यहाँ से इंट्रोडक्शन दिया। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किसने किया था? गोल्डफस ने किया था। प्रोटोजोआ बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। प्रोटोजोआ की बाहरी संरचना से ही अवशोषण एवं उत्सर्जन करते हैं। इसमें न तो कोई ऑर्गन्स होता है यानी अंग नहीं होता है, ना ही कोई जो है ऊतक होता है। अब इसके एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, इगुलिना, उसके बाद आपका ट्रिप्यूनोसोम, गैबियंस, उसके बाद हमने बताया आपका एसिटोबुलिरिया। बात अगर की जाए कि सबसे बड़ा एक कोश के जीव कौन सा होता है, तो ये एसिटोबुलिरिया। सबसे बड़ा एक कोश के जीव कौन सा होता है? एसिटोबुलिरिया। अच्छा, ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा यूग्लिनिया। और चप्पल जंतु के आकार को किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा आपका पैरामीशियम, क्योंकि ये इसका आकार जो होता है चप्पल के आकार के समान होता है। तो ये चीज हम आपको बताई। उसके बाद हमने आपको बताया लास्ट जो आपका दूसरा पादप समूह, उसको जो है 9 संघ में रखा गया, जिसमें 6-7 इंपॉर्टेंट हमने आपको बताए। 6 में वो है आपका, पहला तो हो गया संगोनिफोरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, और उसके मोलस्का, कॉर्डेटा। तो इन अगर बात की जाए इन सभी 6 समूह में सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है? ऑर्थोपोडा। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? कीट। क्या आपका जो है मकड़ी कीट होती है? नहीं। कीटों की सबसे बड़ी पहचान होती है उनमें 3 जोड़ी टांगे होती हैं, जबकि मकड़ी जो होती है उसमें आपकी 4 जोड़ी टांगे होती हैं, जिसमें मतलब टोटल टांगों की संख्या 8 होती है, इसलिए इसे कीट वर्ग में नहीं रखा गया। ठीक है, उसके बाद अगर थोड़ा और जल्दी से देख लिया जाए, ऑक्टोपस किस में आता है? तो ऑक्टोपस आपका जो रहता है वो मोलस्का में आता है। ऑक्टोपस को क्या और कहा जाता है? डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमने आपको बताया सीपिया। सीपिया को जो है कटल फिश के नाम से वो जानते हैं, सीपी। उसके बाद बताया हमने आपको हिलियोटिस। ठीक है, उसके बाद हमने आपको जो है यहाँ पर चर्चाएं पूरी ऑर्थोपोडा के बारे में बता दी। ऑक्टोपस किसके अंतर्गत आता है ये भी बता दिया। कॉर्डेटा समूह है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें रखे गए हैं। तो बायोलॉजी भाषा में आपका जो है जैविक वर्गीकरण के सेशन का लगभग पार्ट 2 सेकंड हो गया है, और पार्ट 3 में आपको हम लेके आएंगे जंतु जगत, एनिमल किंगडम, जिसमें इसी प्रकार से आपकी डिटेल्स चर्चाएं होंगी। और थोड़ा बदलेंगे इसलिए क्योंकि
आप लोगों को ज्यादा डीपली पढ़ा रहे हैं, हो सकता है आप लोग बोरियस महसूस कर रहे हो, तो अगली क्लास में आपको लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस में लाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। जब तक ये लॉकडाउन है उसका जो है सही दिशा में पालन करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।